इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो मतलब समझ में आ गया होगा, यानी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करवाते हैं वो केमिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो बहुत बड़े होते हैं और केमिकल कैटलिस्ट जो है वो बहुत छोटे होते हैं। तो डिफरेंस क्या है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और केमिकल कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, केमिकल कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक होते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर मोर स्पेसिफिक देन केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। वजह क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिर्फ उसी एटम के ऊपर अटैक करेंगे जिसके ऊपर उन्हें अटैक करना है। केमिकल कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक होते हैं किसी डबल बॉन्ड के लिए, तो जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वो सारे डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। किसी ऑक्सीडेशन के लिए तो जहां जहां ऑक्सीडेशन होनी है जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो हर जगह पर ऑक्सीडेशन कर देंगे जहां के लिए वो स्पेसिफाइड है। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो जहां डबल बॉन्ड तोड़ना है एक पर्टिकुलर नंबरिंग के ऊपर वो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पर्टिकुलर नंबरिंग पर, एक पर्टिकुलर नंबरिंग पर ऑक्सीजन को एडिट करेंगे। समझ में आया? तो ये मोर नहीं, वेरी वेरी स्पेसिफिक हो गई। ये बात समझ में आ गई, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमें वेरी वेरी स्पेशलिस्ट की जरूरत क्यों है, ठीक है। इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन, बायोलॉजिकल एंजाइम्स। अब हमें बायोलॉजिकल एंजाइम की जरूरत क्या है, जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, अगर उन रिएक्शंस का रेट देखा जाए और अगर उन रिएक्शंस की केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो उनका रेट और उनके लिए टेम्परेचर और प्रेशर जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे चाहिए। अब इस चीज़ को ध्यान से सोचियो कि वो ब्रॉड लेवल के ऊपर कैसे चाहिए, ठीक है। अब मैं उसको ज़रा डिफाइन कर रहा हूँ कि वो ब्रॉड लेवल के लिए कैसे चाहिए किसी चीज़, किसी रिएक्शन। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आप रिएजेंट डालते हो, एसिड डाल दिया आपने, ठीक है, एसिड ने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया। लेकिन अगर बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर एसिड डाल देते हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो एसिड ऐसी किसी साइट के ऊपर अटैक कर सकता है जहाँ से ऐसे किसी बॉन्ड को तोड़ सकता है जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। यानी कि हमें एसिड को सिर्फ उसी जगह पर डालना है जहाँ उसके बॉन्ड को तोड़ने की या जोड़ने की ज़रूरत है। ये बात समझ में आ गई? यानी एसिड सिर्फ वहीं अटैक करेगा जहां बॉन्ड तोड़ना है या जहां जोड़ना है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो कहीं भी डाल दो, हम एक पर्टिकुलर एक ही रिएक्टेंट लेते हैं और उसी के अंदर एसिड डालते हैं। कभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे इकट्ठा नहीं डालते हैं। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो आप एसिड डालोगे तो वो एसिड आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही तोड़ेगा। ये किस बात की गारंटी है? तो एक सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप अगर उसमें एसिड डालते हैं तो वो किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। हमें जो चाहिए वो तो शायद कभी भी ना टूटे, तो इस हिसाब से लाइफ तो डिस्ट्रॉय अप हो जाएगी। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, बहुत स्पेसिफिक। और उन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, यानी वो पर्टिकुलर मैक्रो मॉलिक्यूल को पकड़ेंगी, ठीक है। अब एंजाइम्स बड़े क्यों होते हैं, वाई एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बड़े क्यों होते हैं उसकी वजह, एक तो स्पेसिफिटी, अगर आपने एसिड डाल दिया तो पूरी रिएक्शन के अंदर पता नहीं किस मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। दूसरा, वो बड़े क्यों होते हैं, फिर स्पेसिफिटी तो ठीक है, वो तो हमारे केमिकल भी होते हैं स्पेसिफिक, लेकिन वो बड़े क्यों होते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई, बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल बीच में मिक्सड हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल, और आप ऊपर से एसिड डालते हो, पता नहीं किसको तोड़ेगा वो, ठीक है। अब आप ये कहो कि एसिड सिर्फ एक ही ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो एसिड से रिएक्शन करेगा, बाकी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? एक ही ऐसा होगा जो बेस से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, रिडक्शन करवाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका मीनिंग हमें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को और स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, तो इकट्ठों का इलाज क्या करें, हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा जो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट तो छोटा सा ही वर्क करता है, एक पर्टिकुलर साइट होती है जो कैटलिस्ट की काम करती है, छोटी सी साइट, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है मॉलिक्यूल अपने आप में। वो क्या करता है, वो हमारे सबस्ट्रेट को, हमारे रिएक्टेंट को पकड़ लेता है, ठीक है, चारों तरफ से अच्छी तरह से बाइंड अप करेगा उसे, ओके। और फिर वो साइट जिसके ऊपर उसे रिएक्शन करवानी है, उसे हाइड्रोजन देनी है या ऑक्सीजन देनी है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जहां पर भी करवानी, उस साइट के पास अपना ऐसा एक्टिव मॉलिक्यूल पास लेके आएगा जिसकी वजह से वो उसे एक्टिव कर देगा। ये समझ में आया? इन्होंने बोला था कि एक्टिव साइट, ठीक है। तो एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर, एक्टिव साइट जो है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कभी एक्टिव साइट नहीं होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्टिव नहीं होते, एक्टिव साइटें नहीं होती हैं, एक्टिव होते हैं लेकिन एक्टिव साइटें नहीं होती हैं। तो एक्टिव साइट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एंजाइम से उसको पकड़वाते हैं। एंजाइम जैसे जैसे उसको पकड़ता है ना एक एक स्टेप से, तो वो उसे एक्टिव बना देता है,
सबस्ट्रेट को कैसे बनाता है, नीचे से लेके ऊपर तक उसने ऐसे ऐसा करके गोलाई में पकड़ा हुआ, सपोज दैट, ठीक है। तो आप एक ट्रिगर मैकेनिज्म की तरह काम करता है, नीचे से जिस मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा है ना, उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दूसरे की अगेंस्ट कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू धीरे धीरे करते करते लास्ट वाला जहाँ हमने एक्शन करना है वो वाला मॉलिक्यूल वीक हो जाता है। तो हमारा सबस्ट्रेट एक जगह पे वीक हो गया। सबस्ट्रेट के वीक होते ही वो सबस्ट्रेट जो है हमारे एंजाइम का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, और उसको चेंज कर देगा, यानी एसिड या बेस का एक्ट फिर करवाएगा। और कमाल की बात यह है, क्योंकि उसे पकड़ा हुआ है, अब इतने बड़े मॉलिक्यूल को अगर आपने पकड़ लिया, चारों तरफ से काबू कर लिया, काबू करने के बाद जब एक्ट करता है एसिड, तो वो इजीली एक्ट कर सकता है और उसी जगह पर करेगा, बाकी दूसरी जगह पर करेगा ही नहीं। ये समझ में आ, क्योंकि वो उसी मॉलिक्यूल को ही वीक बनाता है और उसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। अब एंजाइम में जहाँ एक्ट होना होता है ना, तो एंजाइम की साइट जो एक्ट करती है, जब मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ फंस गया, ठीक है, तो जो एक्टिंग साइट है, सपोज दैट कि हमने ऐसे करके किसी को पकड़ लिया, तो हमारी एक्टिंग साइट हमारी चेस्ट और हमारी बाजू है जो उसे दबा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपने किसी को पकड़ रखा है तो आप उसे दबा सकते हो इस एक्टिंग साइट से, उसके अलावा आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो सिर्फ यहीं पे एक्ट होगा और बाकी का पूरा मॉलिक्यूल कब्जे में है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं होने वाला। ये समझ में आ गया? तो यानी पर्टिकुलर जगह के लिए स्पेसिफाइड हो गया। ये बात पता लगी कि मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, जैसे एडिडास के जूते आते हैं या नाइकी के जूते आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो 15,000 से 20,000 की रेंज के आते हैं लगभग। तो उन जूतों के अंदर क्या होता है कि आप अपनी शेप ना 5 नंबर से लेकर और 8 नंबर तक का साइज़ आप उसके अंदर डाल सकते हो अपना पैर। यानी अगर किसी पर्सन का पैर 5 नंबर का है, 5 नंबर का पैर है, तो 5 नंबर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कैसे एडजस्ट होता है? उसके अंदर ही ना कुछ इस तरह के फीते लगे होते हैं, ठीक है, जिन्हें खींचने से और एडजस्ट करने से वो टाइट हो जाता है और जिन्हें लूज़ करने से वो फैल जाता है। और आप जब उसे पहनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपके साइज़ का नहीं है, परफेक्ट साइज़। अब ये कंपनी ने किस लिए बनाया? सबसे बड़ी बात, कईयों का पैर 6.5 नंबर का होता है, कईयों का 7.5 नंबर का होता है। कंपनी जो 7.5 नंबर के पैर वाले हैं लोग, उन्हें 8 का ही जूता पहनना पड़ता है, 6.5 वाले को 7 का ही जूता पहनना पड़ता है। तो कंपनी ने उनके हिसाब से कंपैटिबल बनाया और वो 2 से 3 नंबर तक ही कंपैटिबल होता है। तो अगर वो एडजस्ट कर रहा है तो इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि वो 1 नंबर से लेकर और 10 या 12 नंबर तक के इंसान के जूते के अंदर फिट हो जाएगा उसका पैर। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारा जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस वाला एंजाइम होता है वो भी एक लेवल तक ही फिट हो सकता है। समझ में आया? यानी कि 3-4 मॉलिक्यूल्स को ही वो फिट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये क्लियर है? सिंपल साफ वर्ड्स में कहें तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो आपके मॉलिक्यूल को, सबस्ट्रेट को एक रूम प्रोवाइड करवाता है। उस रूम के अंदर उसे बंद कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है और उस रूम के अंदर वो उसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवाता है। अब हम बाहर की बात करें तो बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल उससे इफेक्टेड नहीं होगा, बट अगर आपने केमिकल कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, अगर केमिकल कैटलिस्ट सीधा आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर डाल दिया तो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं तो वो सबको कैटलाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारा एंजाइम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो उसे रूम प्रोवाइड करवाता है और चारों तरफ से बाइंड अप करके और उसके बाद रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है। ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। तो एंजाइम बड़ा किस लिए है ये तो क्लियर है। बायोलॉजिकल एंजाइम जो है, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो बड़े क्यों होते हैं एंजाइम्स, उसकी वजह तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि वो स्पेसिफिक क्यों होता है। तो अगर कोई चीज़ किसी को रूम प्रोवाइड करवा रही है, किसी मॉलिक्यूल को अगर हम रूम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये चारों तरह के बॉन्ड अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। हर एंजाइम में ये अलग अलग तरह की बॉन्डिंग ऑफ फोर्सेस, जिस एंजाइम को जो सबस्ट्रेट एनगल्फ करना होता है, जो सबस्ट्रेट के चारों तरफ उसे अपना कवर बनाना होता है, उस तरह की उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब मान लो सबस्ट्रेट के अंदर वंडर वाल फोर्सेस भी हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग है तो आयनिक फोर्सेस भी हो सकती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो सभी तरह की फोर्सेस एक ही सबस्ट्रेट में प्रोवाइड हो सकती हैं, लेकिन वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सभी तरह की फोर्सेस अलग अलग साइडों में होंगी। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो सकता है किसी के अंदर पहले नंबर के ऊपर बेंजीन रिंग हो, दूसरे नंबर पर आयनिक हो, तीसरे पर कोवैलेंट, चौथे के ऊपर वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता हो। किसी के अंदर दूसरे पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, किसी के अंदर तीसरे पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, और इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये तो कहीं भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि लगातार किसी की कार्बन की चेन बहुत बड़ी हो तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगी, उसके बाद में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती हो। तो उस हिसाब से, यानी जिस मॉलिक्यूल को, जिस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने एनगल्फ करना होता है, उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एंजाइम जो है उसके अकॉर्डिंग बनता है।
ये समझ में आ गया? यानी कि एंजाइम वैसा ही होगा जिस सबस्ट्रेट को उसने एनगल्फ करना है, वो बिल्कुल वैसा होगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड का। ठीक है, वंडरवाल है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, आयनिक है तो आयनिक होंगी उसके अंदर, ताकि वो उसे पूरी तरह से अंदर ग्रैब अप कर सके। ये समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल के हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक अलग मॉलिक्यूल के लिए हर एक अलग एंजाइम हो गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इससे बोलते हैं लॉक एंड की। जैसे हर चाबी के लिए हर एक ताला होता है, हर ताली का एक ताली का एक चाबी होती है, हर ताली का एक ताला होता है। ठीक है, चाबी नहीं, ताली का एक ताला, हर ताले की एक चाबी। ओके, तो लाइक दैट इसका मीनिंग तो सारे एंजाइम स्पेसिफिक हो गए। तो फिर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के अंदर अब गड़बड़ आती है। ठीक है, कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कैसे वर्क करता है? फिर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस भी वर्क करता है। वो कैसे करता है? कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप लगभग एक जैसी सी होती है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की चेन थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाए तो उसकी वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो सकती है। तो हमारा एंजाइम भी वैसा हो सकता है और वो अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके और उसको भी एनगल्फ कर ले, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट चली जाए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैं जूते का एग्जाम्पल दे रहा था कि जूते के एग्जाम्पल के अंदर एडिडास में वो 2-3 नंबर का डिफरेंस तो कर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो उसे फिट नहीं करेगा। और वो बड़े लेवल के जूते आते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक, ज़्यादा महंगे जूते होते हैं। ये समझ में आ गया? अब हम आगे बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग अगर उन्हें कैटलाइज करना है तो हर किसी के लिए लगभग हर किसी के लिए इंड्यूस्ड फिट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है। इंड्यूस्ड फिट लगभग हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। तो इसका मतलब एंजाइम तो बहुत सारे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर रीएजेंट्स जो है ना, जो एक्ट करवाते हैं वो एंजाइम का ही काम, कैटलिस्ट का ही काम करते हैं रीएजेंट्स। ठीक है, जो पहले एक्ट करता है। ठीक है, या कैटलिस्टों की बात करें तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट इतने ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम बहुत कम लिमिटेड से 150, 100, 150 कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जो जर्नल लगभग हमारी सारी रिएक्शंस कर देते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी एक छोटी सी सेल में जो सिंगल आई से, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती, उसके अंदर 3000 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। दैट्स प्रूव इट कि कैटलिस्ट इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो कैटलाइज कर रहे हैं। अगर 3000 टाइप के एक सेल में कैटलिस्ट हैं, इसका मीनिंग वो लगभग 3500 कम से कम, अगर हम इंड्यूस्ड फिट की बात करें तो लगभग 3500-4000 हज़ार रिएक्शंस को वो कैटलाइज करवा रहे हैं। ये समझ में आ गया? और उन्हें मीडियम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वरना वो किसी और मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर देंगे। अगर एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ना हो तो वही सबस्ट्रेट आके उसके अंदर फिट होता है। अगर वो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ना हो तो वो उसमें कोई भी एंजाइम, कोई भी मॉलिक्यूल फिट हो जाएगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल फिट होता है तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल फिट होता है, अगर मान लो कि एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो हमारे एंजाइम से काफ़ी छोटा है। ठीक है, एंजाइम के अंदर वो घुस जाता है, लेकिन हमारा जो रियल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के अंदर पूरा फिट होता है। एक सपोज दैट कि 5 सेंटीमीटर का, कोई 5 सेंटीमीटर क्यूब का कोई हमारा सबस्ट्रेट है, वो उसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा सबस्ट्रेट है जो कि 4 सेंटीमीटर क्यूब का है, वो भी तो अंदर फिट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम का साइज तो बड़ा है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग तो वो 4 सेंटीमीटर वाले को भी, क्यूब वाले को भी कैटलाइज कर देगा। दैट्स नॉट ट्रू। जब तक वो स्ट्रोंगली होल्ड नहीं करता चारों तरफ से, यानी मॉलिक्यूल को हर तरफ से ऐसे पकड़ता नहीं है, तो जो एक्टिंग साइट होती है ना, वो एक्टिंग साइट उसके ऊपर तब तक एक्ट नहीं कर सकती। जैसे मॉलिक्यूल उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन अटैक करने की कोशिश पड़ेगा, वो लूज है तो वो उससे दूर हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो उसकी पकड़ में नहीं आएगा। और एंजाइम जो है ना, वो बहुत वीक कैटलिस्ट होते हैं, बहुत वीक कैटलिस्ट, स्ट्रोंग नहीं होते। ये भी एक कमाल की बात है। ये समझ में आ गया? तो अगर वो एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट पे एक्ट करना चाहेगा तो वो बहुत वीक है और सामने वाला तो स्ट्रोंग बोर्ड है। तो जब तक उसे टाइटली हेल्ड करके एंजाइम एक ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू उसके उस स्ट्रोंग बोर्ड को वीक नहीं बनाता ना, तब तक वो हमारे वाला कैटलिस्ट उसके ऊपर एक्ट कर ही नहीं सकता। ये क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, वन मोर रीज़न कि एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, उसका एक और रीज़न है। वो क्या रीज़न है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं उसका एक और रीज़न है। वो रीज़न क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, अगर उन रिएक्शंस को बाहर आउट ऑफ द बॉडी करवाया जाए तो सेवरल टाइम इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, सेवरल टाइम इंक्रीज़ इन प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी बॉडी में तो सिर्फ 37 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा ऊपर आता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा बॉडी में हो सकता है प्रेशर थोड़ा बहुत कम हो, प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड और इसके ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर में कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन
कैटलिस्ट बहुत लो प्रेशर और बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस करवाना चाहते हैं तो हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो सके, इसलिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करें कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में डाउन करता है, तो हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक नॉर्मल और सिंपल मॉलिक्यूल, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ये समझ में आ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने के लिए करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के से बाहर अगर उन रिएक्शंस को करवाते तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो अंदर करवाओगे तो वो हमें कैटलिस्ट तो चाहिए। लेकिन हमारे जो सिंपल कैटलिस्ट हैं, बिल्कुल सिंपल कैटलिस्ट, वो ऐसी रिएक्शनें नहीं करवा सकते। वजह, क्योंकि सिंपल कैटलिस्ट जो है वो कुछ हद तक ही रेट को डाउन करता है। तो हमें कैटलिस्ट को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना पड़ता है। जैसे PS1 और PS2 साइकिल पड़े हुए हैं बॉटनी के अंदर, वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है, ATP के अंदर, ताकि जो प्लांट है वो फूड बना सकें, ठीक है। यू कैन एग्जाम्पलेट दैट 750 वाला साइकिल होता है PS1 PS2, 680 वाला होता है जो, ठीक है। तो वो PS1 PS2 क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। वो कैसे लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जैसे लाइट एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है, वो एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को, और इस तरह से ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू वो बहुत लंबे साइकिल में वो एनर्जी घूमती है और उसके बाद में ट्रैप होती है। तो ये साइकिल छोटा क्यों नहीं हो सकता, डायरेक्ट ट्रैप क्यों नहीं होती। अगर आप इसे छोटे लेवल पर ट्रैप करते हो तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी और वो ट्रैप होगी नहीं। तो एक ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू एक एक बटन दबता जाएगा और उसके बाद में लास्ट तक जब एनर्जी ट्रैप होती है तो वो स्ट्रांगली ट्रैप हो जाती है। और अब उसको, और वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको वीक या स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लाइक दैट एंजाइम्स को कम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स को तोड़ना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सीधा हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हम उसको, उसकी बैकबोन को वीक बनाते हैं। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस बॉन्ड से वो सामने से, अगर सामने से अटैक करते हो वहाँ से शायद वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो हम उसको बैक बोन के ऊपर अटैक करके और उसको धीरे धीरे अंदर से वीक बना देते हैं। और फिर वो इतना वीक हो चुका होता है कि वो दूसरी तरफ ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये समझ में आ गया। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ही ऐसा कर सकते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो सीधा अटैक करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ट्रिगर मैकेनिज्म के थ्रू अटैक कर सकता है। इसीलिए एंजाइम्स को कॉम्प्लेक्स बनना पड़ा, दे आर कॉम्प्लेक्स, दैट्स वाई। क्लियर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन।